Hello everyone, today in this video we will discuss one topic of Indian Constitution. The name of the topic is Article 12 which defines the state. Like we used to say कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट दिए हुए हैं? वो दिए गए हैं एक स्टेट के अगेंस्ट. अब स्टेट के अंदर क्या चीज़ फॉल करेगी, क्या चीज़ फॉल नहीं करेगी, यही हमारा टॉपिक ऑफ द डे है. तो आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट. So we can bifurcate the definition of Article 12 into various subparts. Part 1 says that कि जो ये Article 12 है ये सिर्फ Part 3 के लिए एप्लीकेबल है. Part 3 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो Part 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है अंडर Article 12 to 35. तो ये उनसे रिलेटेड ही स्टेट की डेफिनेशन को कवर करेगा. ठीक है, पहले पार्ट में बताइए. सेकेंड पार्ट में ये बोलता है कि भाई इफ़ द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर इट मे नॉट बी यूज इन द पार्ट 3. यदि पहले तो ये स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये पार्ट 3 के लिए ही जो ये डेफिनेशन है स्टेट की ये पार्ट 3 के लिए है. और नेक्स्ट इन्होंने एक्सेप्शन दे दिया उसी चीज़ का कि ये पार्ट 3 में यूज़ नहीं भी की जा सकती. कब? जब सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं तब. नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट्स दिस डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड. वर्ड दिया हुआ है इंक्लूड. तो इंक्लूड का आप अंडरलाइन कीजिए. इंक्लूड का मतलब है कि इट्स ए इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब कि जो भी चीज़ इस डेफिनेशन में दी हुई हैं इसके अलावा और भी चीज़ ऐड ऑन हो सकती हैं फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द जुडिशरी. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? अदर एंटिटीज़ मे बी एडेड फ्रॉम बाय द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. और पार्ट 4 है कि क्या इसके अंदर इंक्लूड में जो भी हम बता रहे हैं कि इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो क्या चीज़ इंक्लूडेड है. तो हमें पता है कि किसी भी स्टेट के अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी. तो क्या जुडिशरी स्टेट का पार्ट है या नहीं है, इसका आंसर मैं दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में. अभी जस्ट इस पे फोकस करो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर में क्या आएगा? भारत सरकार की पार्लियामेंट, दैट इज संसद भवन. ठीक है, और स्टेट का विधानसभा. तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, विधानसभा और संसद दोनों आगे. एग्जीक्यूटिव में भारत सरकार और एक राज्य सरकार, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये सारी चीज़ें होगी. इट इंक्लूड स्टेट का मतलब ये 4 चीज़ें होगी. प्लस थर्ड इज़ लोकल अथॉरिटी एंड फोर्थ इज़ अदर अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी मतलब आपकी पंचायत होगी, म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, लाइक दैट. अब जो है आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन कि कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता है. अब जितने भी केसेस आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से रिलेटेड सारे आते हैं अदर अथॉरिटी, कि क्या वो चीज़ अदर अथॉरिटी के अंदर फॉल करके स्टेट की डेफिनेशन की में जाएगी या नहीं जाएगी. अब सारे हमें ये चेक करना है. ठीक है, अब इससे रिगार्डिंग एक प्रोविजन और है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिसमें ये बात कही गई है कि यदि कोई भारत सरकार ने किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है जो अपना ऑपरेशन आउटसाइड इंडिया कर रही है लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल भारत सरकार का है, तो क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा? तो इसका आंसर है हाँ, आएगा, क्योंकि कंट्रोल भारत सरकार का है. ठीक है, अब जितने भी केसेस हैं, जब मैंने 7-8 केस ऊपर थंबनेल में लगाए हुए हैं, अब सभी केसेस को डिस्कस करते हैं 1 by 1. पहला केस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954, 1954 का ये केस है. इस केस में ये क्वेश्चन था कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास या मेड्रोस इज़ ए स्टेट और नॉट. इसका सिंपल सा आंसर है स्टेट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये. अब क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी स्टेट नहीं है, उसके लिए उन्होंने एक लीगल फ्रेज और मैगजीम का यूज़ किया गया, एक प्रिंसिपल का यूज़ किया जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरिस. व्हाट इज एडजस्टम जनरिस? ये क्या है? ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करते हैं. स्टैट्यूट मतलब जो भी हमारा लॉ है, जो एक्ट है, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो क्या कहना चाहता है. तो प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरिस बोलता है क्या कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि यू गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग सम वेजिटेबल्स लाइक आलू ले आना, प्याज ले आना, शिमला मिर्च, ये वो, प्लस में और कुछ ले आना. तो और कुछ का मतलब क्या है कि मैंने आपको सब्जी लेने के लिए इंस्ट्रक्शन दी कि आपको सब्जी लेके आनी है. तब और कुछ का मतलब क्या कि आलू प्याज तो आप लाओगे ही, उसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल, जो भी एक्स्ट्रा सब्जी लेके आओगे, दैट हैज़ टू बी द सब्जी ओनली. ठीक है ना, ये नहीं कि आप कुछ भी ले आओगे. कुछ भी मतलब सब्जी के बाहर की चीज़ नहीं, मतलब अब सब्जी मंडी में गया तो यू विल परचेज सब्जी ओनली. तो इसी प्रकार इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरिस बोलता है, एडजस्टम जनरिस मतलब कि जो भी जनरल टर्म है, जनरल टर्म मतलब जैसे यहाँ पे बोल दिया अदर अथॉरिटी, जो वर्ड यूज़ किया गया था अदर अथॉरिटी, लेकिन उससे पहले जो स्पेसिफिक वर्ड हैं क्या, जैसे मैंने आपको बोला आलू प्याज, वो क्या है? एक सब्जियों का नाम है.
इन द सेम वे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट प्लस पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव, तो ये क्या है, स्पेसिफिक है, जनरल है, ये स्पेसिफिक है। तो जो अदर अथॉरिटी होगा ये अपना मीनिंग यहाँ से ड्राइव करेगा, इसको बोलते हैं एडजस्टम जनरस, ठीक है। तो इस केस में क्या कहा, जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर या ये यूनिवर्सिटी को लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करती ना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या नहीं है, स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आई। सिंपल सा केस है, ठीक है। नेक्स्ट इज उजमा बाई केस 1962, वो 1954 में था, 8 साल के बाद 1962 में केस होता है उजमा बाई केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी हमने ये एडजस्टम जनरस प्रिंसिपल यूज़ किया था, इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो जा रहा है, इससे हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो नैरो हो जा रहा है। जो बाकी संस्थाएं हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा के बच पा रही हैं, स्केप कर जा रही हैं, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करी, जस्ट ये बोल दिया कि हम इस प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है।